मैं ये सोचता था कि जो भी डेयर मैंने एक दफ़ा सोच लिया है ये इस तरह का होगा कि एकदम रिजल्ट सामने आ जाएगा, लेकिन जब हम 3-4 बार फुटेज देखे थे कि इसमें से विनर है कौन, क्योंकि इतना क्लोज कंपटीशन होता था कि उसमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल था कि इनमें से विनर है कौन, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, टाइम बहुत वेस्ट होता था, क्योंकि कंटेस्टेंट के साथ साथ हम भी परेशान होते थे कि कोई डिसीजन गलत ना हो जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा वहाँ जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो ऑन स्क्रीन आकर चेंज हो जाती है। मेडिकल बैकअप। अब मेडिकल बैकअप की वजह से मेरे साथ बहुत सारे लोग ये हमेशा पूछते थे कि यार आपके शो में मेडिकल बैकअप होता कहाँ है, नज़र क्यों नहीं आता। तो इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई जाए। जो भी कंटेस्टेंट्स ऑडिशन के बाद सिलेक्ट होते थे उनका एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता था। वी कांट कंट्रोल दिस पर्सन, ये तो हॉस्पिटल तक पहुंचना भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। देयर इज 100% रिस्क ऑफ एस्फाइक्सियल डेथ। बड़े-बड़े सांस लो बड़े। हर शहर में मेरी कोशिश ये होती थी कि ऑडिशन शुरू करने से भी पहले वहाँ एक मेन इवेंट किया जाए। ये मेन इवेंट करने की वजह ये थी कि जितने लोग भी ये समझते हैं कि उनके अंदर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है और वो इनक्रेडिबल पाकिस्तान के सेगमेंट में आ सकते हैं, तो वो स्टेज पर आएँ और वहाँ परफॉर्म करें। सबसे हिम्मत वाला इंसान कौन है? आप मुझे बताएं कि आपके इनक्रेडिबल पाकिस्तान में, और अगर वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म कर दें कि हम लोग दूसरे डेट्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर ये टैलेंट है या हम समझते हैं कि हमारे अंदर जो ये चीज़ या ये एबिलिटी है ये किसी और में नहीं है। तो वो बेसिकली एक चांस मिलता था हर एक को कि वो आके दिखा दे कि यार इनक्रेडिबल पाकिस्तान में मैं ये चीज़ करके दिखा सकता हूँ। ड्राइव ऑन द एज का एक सेगमेंट आप देखेंगे लिविंग ऑन द एज में, जिसके प्रोमोज बहुत अरसे तक लिविंग ऑन द एज में पहले चलते रहे लास्ट सीजन में, लेकिन हम लोग उसको शुरू नहीं कर सके। लेकिन इस दफ़ा मेरी कोशिश ये है कि हर शहर में जाकर वहाँ पर अगर कोई भी बाइकर ऐसा है जो समझता है कि उससे ज़्यादा खतरनाक तरीके से बाइक कोई और नहीं चला सकता, तो उसको शो में इस सेगमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और ड्राइव ऑन द एज का एक फाइनल भी करवाया जाएगा जिसका ताल्लुक मेन कॉन्टेस्ट से तो नहीं है, लेकिन उसका मकसद ये होगा कि पाकिस्तान का सबसे हिम्मत वाला जो भी बाइकर है वो सामने आ सके। लिविंग ऑन द एज को ऑफिशियल बनाने के लिए इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे हमने अप्रूव करवाई हैं। यही वजह है कि हर शहर का फाइनल डेयर या तो सिटी नाजिम के सामने होगा या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उस दिन मौजूद होगा उसके सामने करवाया जाएगा, ताकि जो फाइनल टाइटल है उस शहर का सबसे हिम्मत वाला इंसान होने का वो सिटी नाजिम या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उस दिन मौजूद है वो अपने हाथ से दे। हैदराबाद के सिटी नाजिम ने तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उसकी वजह ये थी कि हैदराबाद का जो फाइनल डेयर था वो हम लोग किसी रश वाली जगह पर नहीं कर सकते थे और हम लोग उसके लिए लेट भी बहुत हो चुके थे। इसीलिए हैदराबाद के सिटी नाजिम ने ना सिर्फ अपने घर पे हमें शूट करने की परमिशन दी, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने विनर के लिए 50,000 रुपये और जो लोग फाइनल डेयर में आ चुके थे अगर वो हार भी जाते हैं तो उनको 20-20 हज़ार रुपये अपनी तरफ से देने की बात की। जीतने की सलाहियत तो तीनों में है, जो आप में से जीतेगा उसको 50,000 मैं भी दूंगा। इस दफ़ा डेयर्स के अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशंस रखी गई हैं जिसकी वजह से कोई कंटेस्टेंट अगर डेयर अकॉम्प्लिश कर भी लेता है और वो उन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाता तो वो कंपटीशन से एलिमिनेट हो सकता है। ये दूसरे रियलिटी शोज़ की तरह कोई वोट इन या वोट आउट का चक्कर नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो शायद इससे पहले आपने किसी भी रियलिटी शो में नहीं देखी होंगी। इन्हीं कंडीशंस की वजह से जब कंटेस्टेंट डेयर अकॉम्प्लिश करने के बावजूद एलिमिनेट हो जाता था तो वो तो फिर हमारी जान छोड़ता ही नहीं था। हो तो ये बात यानी तुम लोगों को एक चीज़ समझा दी है ना? नहीं, एक मिनट, हो तो गई ये बात तो फिर। अच्छा इधर आ जाओ लाइट। ये वो डेयर के बारे में जो शूट स्टार्ट करने से पहले डेयर वगैरह दोनों की सिलेक्शन हो गई, लेकिन अभी चलोगे तो मार्केट में वहाँ एक डेयर दूंगा, मैं ऐसा डेयर दूंगा ना। सर आपका क्या मसला है? मैं बात करूँगा। एक मिनट मुझे, तुम्हारा है मसला क्या वैसे? अभी क्या कहना चाहते हो? डेयर और कंपटीशन दो अलग चीजें होती हैं। आप मुझे नहीं पता। या आप किसी प्रोफेसर के पास चल लो या कहीं। अच्छा अभी आप अच्छा कंपटीशन में तुम हारे या कंपटीशन में हार गए? उससे पहले मैंने तुम्हें बताया आपने बोला इफ यू हैव डेयर देन तो आपने मुझे बोला आपने एक तो इंग्लिश गलत बोल रहे हो, पहले तो गलत बोल रहा हूं, ट्राई सही तो बोल रहे हो, ट्राई तो गलत कर रहे हो यार, ये भी तो डेयर है। मेरे सामने तो मत बोलना इंग्लिश। क्या करूं, गलत बोल रहा हूं। मैं जो बोल सकता है वो बोल ताकि बात तेरी समझ तो आए। मैं बोल रहा हूं यार, सीधी सी ये बात बता दे भाई कि तू हारा है तो उसके बाद तुझे कैसे आगे लेके जाओ?
मैं तो फिर तब अपना मोटो चेंज करो ना। मैं तो समझा था डियर का मतलब कहीं हार जीत। शो का नाम कहाँ लिखा है डेयर? जो ये पढ़ के बताया। सबसे हिम्मत वाला कौन? सबसे हिम्मत वाला कौन, ये कहाँ लिखा है? डेयर है। सिंध के हर शहर में पूरी शूट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम 4 दिन का टाइम था। यही वजह थी कि हैदराबाद के बाद तो सब लोग इतने थक गए थे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो 3 दिन नॉन स्टॉप जागते रहे थे और शाम को ही हम लोग नवाब शाह के लिए निकल गए थे। लेकिन नवाब शाह पहुंचने के बाद कुछ रिलैक्सेशन जब हुई जब हम सब ने स्नूकर टेबल देखी। नवाब शाह मेडिकल कॉलेज, जिसे पीपल्स मेडिकल कॉलेज भी कहा जाता है। नवाब शाह में तो हमारे साथ एक अजीब सा सीन हो गया था। जब नवाब शाह मेडिकल कॉलेज में कुछ लड़कियां सिलेक्ट नहीं हुई थी और वकार ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, फिर वो वहाँ पे शोर शराबा करी थी कि हमें रिजेक्ट क्यों किया, सिलेक्ट क्यों नहीं किया। फिर जब हमारी वैन खड़ी थी, हम सारा सामान समेट रहे थे अंदर, तो हम तो अंदर थे, कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। फिर जब हम बाहर आए, कैमरा वैमरा लेके आए बाहर, तो हमने उनसे पूछा भाई आप क्यों कर रही है, तो कह रही है हमें सिलेक्ट क्यों नहीं किया, हमें रिजेक्ट क्यों किया। फिर भी वो कहने लगी नहीं हम तो हवा निकालेंगे। हमने उनको इतना कहा भी कि यार आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर भी वो कह रही नहीं हम तो हवा निकालेंगे। लेकिन नवाब शाह पहुंचने के बाद कुछ रिलैक्सेशन जब हुई जब हम सब ने स्नूकर टेबल देखी।